तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन थे वो हमने ये देख लिए कि जनरल सोल्यूशन जो है वो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0। तो उसके अंदर सी जो होता है वो फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए होता है, क्योंकि अभी मैंने एक एग्जांपल भी आपको दे रहा था कि जैसे फर्स्ट करें आपका सोल्यूशन ये निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व करते हैं तो ये सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ये फैमिली ऑफ कर्व्स कहलाता है। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब है कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं सी की वैल्यू डिफरेंट करते हैं, अगर सी को 1 करते हैं तो ये सर्कल बन जाता है रेडियस 1 के साथ, सी को 2 करते हैं तो ये सर्कल बन जाता है 2 रेडियस के साथ, सी को 3 कर लें तो ये तीसरा, तो ये सर्कल ही बनते जाए। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सर्कल, तो इस सब को हम क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं। फैमिली का मतलब है कि एक ही खानदान से, एक ही कर्व से बनाए, सारे डिफरेंट फंक्शन से नहीं बनाए, एक ही फंक्शन से सी की वैल्यू डिफरेंट करके आपने क्या बनाई, कर्व बनाई, तो इसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व, यानी कि एक ही फंक्शन से बनाए, एक ही खानदान से ये सारी कर्व। ठीक है, तो ये इस तरीके से फैमिली ऑफ कर्व्स के, फिर फैमिली ऑफ कर्व्स के अंदर फिर जब हम सी की एक वैल्यू खास ले लेते हैं, सी अगर 2 ले लेते हैं तो फिर उस फैमिली ऑफ कर्व में से हमने एक खास सोल्यूशन को उठाया, पर्टिकुलर कर्व के लिए। जैसा आपका फैमिली होती है, जैसा आपका खानदान है, तो खानदान में ये सिलसिला चला आ रहा है। ठीक है, तो दादा भी होता है, दादा भी है, फिर वालिद साहब है, फिर बच्चे हैं। अब उसके अंदर से जब आप किसी की बात करते हो तो एक खास पर्सन के बारे में बात करते हो तो वो पर्टिकुलर होता है, आउट ऑफ फैमिली। अगर आपके बारे में बात करते हैं, एक लड़के के बारे में बात करते हैं किसी के, तो बाकी जो पूरी फैमिली उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, जिसके बारे में बात होती है तो वो पर्टिकुलर बात होती है, तो फैमिली को पता नहीं हमारी कब से कब तक चल रही है, तो इसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। और जब हम वो सोल्यूशन निकाल लेते हैं, जैसे सी की वैल्यू निकाली थी, तो ये कहलाता है पर्टिकुलर मेंबर या पर्टिकुलर केस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये तो हमारा पिछला था, वो पिछली बार आप लोग जो सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइजेज हैं कंडीशन के साथ उन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। जिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे कंडीशन वाले, तो उस एक्सरसाइज को उसी मेथड से सॉल्व करने के बाद जब सी आएगा सोल्यूशन में, तो उसमें फिर आप ये कंडीशन यूज करके पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है। ओके, नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम नया, दैट वन इज दी चैप्टर 4। ठीक है, और आपको स्टार्ट में पता है कि मैंने अपने काम को 2 हिस्से में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो। डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक मैंने बना दी है फर्स्ट ऑर्डर, एक मैंने बना दी है हायर ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर में और एक में हायर ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में हमने चैप्टर 2 पढ़ा है, हायर ऑर्डर में हम चैप्टर 4 पढ़ा है। अब फर्स्ट ऑर्डर से आगे डिफरेंशियल इक्वेशन चले, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरह। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास देखिए हम एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, दैट वन इज लीनियर। हमने ये लीनियर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें y उसके डेरिवेटिव सिंगल पावर में आने चाहिए, y उसके डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए, y उसके डेरिवेटिव जो है वो ट्रांसेंडेंटल में नहीं होने चाहिए, ये हमने पढ़ा। और इसके अंदर ये लीनियर वाला केस पढ़े, नॉन लीनियर भी होती है मगर फिलहाल आपकी बुक में लीनियर। और हायर ऑर्डर का पता ही है आपको, इसमें आपका ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर तक महदूद नहीं रहेंगे, हम सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड भी, फोर्थ, फिफ्थ, 100 ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। और लीनियर का मतलब है कि ये y उसके डेरिवेटिव सिंगल पावर के साथ है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रही और ये ट्रांसेंडेंटल में भी नहीं है, तो ये हम केस पढ़ेंगे स्पेशल। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पहले ही लिखी। और उसमें एक बात मैंने और भी बताई थी कि ये जो a है ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये x के फंक्शन भी हो सकते हैं, these a's are constants और मे बी फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो जब कांस्टेंट्स होंगे तो चैप्टर 4 बन जाएगा, जब ये x के फंक्शन होंगे तो ये चैप्टर 6 बन। तो फिलहाल हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, तो ये जो y के साथ जितने भी कांस्टेंट्स आ गए ये क्या होंगे, सॉरी जो कोफिशिएंट्स आ गए वो क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि 2y ट्रिपल डैश माइनस 6y डबल डैश इक्वल टू 10। अब ये हायर ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके साथ जो फंक्शन आ रहा है वो भी कांस्टेंट है, इसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो भी कांस्टेंट। तो ये वाला केस हम पढ़ें, तो एक ये वाला भी हो सकता है एक्स स्क्वायर बाई ट्रिपल डैश माइनस ई की पावर एक्स बाई डबल डैश इक्वल टू 10। अब इसमें ये जो कोफिशिएंट आए हैं ये एक्स के फंक्शन है, इसमें क्वेश्चन क्या थे, कांस्टेंट, इसमें क्वेश्चन क्या थे, एक्स के फंक्शन। तो ये हमारा चैप्टर 6 होगा, ये चैप्टर हमारा 4 होगा। फिलहाल हम ये पढ़ेंगे जिसमें y और उसके डेरिवेटिव के साथ जो कोफिशिएंट आएंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट। अच्छा, अब इसी में देखें कि ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ए मे बी कांस्टेंट और मे बी फंक्शन ऑफ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो फिलहाल हम कांस्टेंट वाला पढ़ेंगे। दूसरी ये बात थी कि राइट साइड के फंक्शन देखो, उस वक्त की मैंने बात बताई थी कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हर टर्म में या तो y आएगा या उसके डेरिवेटिव आएंगे लेफ्ट साइड के, और राइट साइड पे वो टर्म आएगी जिसमें ना y होगा ना उसके डेरिवेटिव। एक टर्म ऐसी भी आती है, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए मैंने बताई है, 2y ट्रिपल डैश माइनस 6y डबल डैश इक्वल टू 10। अब लेफ्ट साइड में देखिए हर टर्म के अंदर y या उसके डेरिवेटिव मौजूद है, मगर ये टर्म ऐसी है जिसमें ना y आ रहा है ना उसका डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये 10 भी हो सकता है, ये x भी हो सकता है, e की पावर x भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली बात है। अच्छा, और राइट हैंड साइड यानी कि दैट इज फंक्शन मे बी जीरो, और ये फंक्शन जीरो भी हो सकता है और x का फंक्शन भी हो सकता है। जैसे मैं अभी बता देता हूँ कि y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 6y इक्वल टू e की पावर x। अब ये फंक्शन ऐसा है जिसमें ना y है ना उसके डेरिवेटिव, मैं उस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ये तो वो है जिसमें y या उसके डेरिवेटिव आएंगे। एक फंक्शन ऐसा भी होता है जिसमें ना y आता है ना उसके डेरिवेटिव आते हैं, इंडिपेंडेंट का फंक्शन होता है अकेला। ठीक है, तो ये आ भी सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है माइनस 2y डैश प्लस 6y इक्वल टू जीरो, ये भी हो सकता है। जीरो भी आ सकता है, जीरो नहीं भी आ सकता। अब देखिए अगर जीरो आ जाए तो लेफ्ट साइड तो वही है, लेफ्ट साइड तो सेम है, राइट साइड जो है वो जीरो भी हो सकती है, जीरो नहीं भी हो सकती। अगर ये राइट साइड जीरो हो जाए तो ये वाली इक्वेशन कहलाती है होमोजीनियस, अगर ये जीरो ना हो तो ये कहलाती है नॉन होमोजीनियस। ऐसी टर्म जिसमें y या उसके डेरिवेटिव नहीं आते, अकेला जो फंक्शन होता है अगर वो आ जाता है तो नॉन होमोजीनियस, अगर ये ना आए तो, अगर ये ना आए तो होमोजीनियस। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि इफ f of x equal to 0 then differential equation is called homogeneous, and if f of x is not equal to 0 then it is called non-homogeneous। इसलिए राइट साइड के फंक्शन अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो होमोजीनियस। अच्छा, एक और बात भी है कि ये जो लेफ्ट साइड है इसको मैं एल ऑफ डी वाई में लिख सकता हूँ, एल डी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर इन डी, एल फॉर लीनियर, हालांकि एफ भी लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो। डी भी लिखा जा सकता है, कुछ बुक्स में एम लिखा जाता है, कुछ बुक्स में लेम्डा लिखा जाता है, ये मुख्तलिफ बुक्स पे डिपेंड। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वो आगे जाके मैं बता देता हूँ, तो इसका इस्तेमाल भी होता है। जैसे देखिए अगर मैं लेता हूँ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूँ, और ये मैंने होमोजीनियस लिया क्योंकि राइट साइड पे क्या है, जीरो। अच्छा, अब देखें क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू, सेकेंड ऑर्डर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फाइव। ठीक है, अगर मैं डी ओवर डी एक्स को कैपिटल डी ले लूँ, डी ओवर डी एक्स को मैं कैपिटल डी ले लूँ, तो जो डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बन जाएगा। इसको स्क्वायर कर लिया, ये इकट्ठी टर्म होती है, ये अलग अलग नहीं है, ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होगी, ये डी एक्स पूरी इकट्ठी टर्म ऑपरेटर कहलाता है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, उसी वजह से मैं डी लूँ। तो ये वाली टर्म जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी डी क्यू वाई, वाई तो नहीं लिया ना हमने, इसके अंदर तो डी ओवर डी एक्स लिया, माइनस टू डी स्क्वायर वाई प्लस सिक्स डी वाई प्लस फाइव वाई इक्वल टू जीरो, ये बन। और अगर मैं इसी की जगह पे डी ओवर डी एक्स की जगह पे एम ले लूँ, कुछ बुक में एम ले लिया, आपकी बुक में भी एम लिया, अगर मैं एम ले लूँ तो ये चीज़ बन जाएगी, ऐसे ले तो मिक्स अपना हो जाए, एम क्यूब वाई, ये वाला डी ओवर डी एक्स को क्या लिया, डी लिया था ना, अब एम ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, एम क्यूब वाई माइनस टू एम स्क्वायर वाई प्लस सिक्स एम वाई प्लस फाइव वाई इक्वल टू, ठीक, ये बन जाएगा। तो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ दिया है, आपकी बुक्स में डी ओवर डी एक्स को एम लिया हुआ है, कुछ बुक्स में कैपिटल डी लिया हुआ है, कुछ बुक्स में लेमडा लिया। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू दी ऑथर है वो क्या जाता है। अच्छा, अब इसको देखिए अगर मैं बाई कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाता है, एम क्यू माइनस टू एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम प्लस फाइव इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लेफ्ट वाली साइड क्या बनती है, अगर मैं डी की फॉर्म में लिखूँ तो डी क्यू माइनस टू डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी प्लस फाइव इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई भी, तो हम उसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सिंपल तरीका होता है कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डी की पावर थ्री ले ले, सेकंड ऑर्डर है तो डी की पावर थ्री ले ले, फर्स्ट ऑर्डर है तो डी की पावर वन ले ले, अगर कुछ भी नहीं है तो वो एज इट इज, बाहर क्या लेंगे, बाय लेंगे, ये आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ये था तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एम क्यू माइनस टू एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम प्लस फाइव, बाहर क्या आ गया, वाई, ये चीज़ है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। और ये किसका फंक्शन है, डी का फंक्शन है, इसी को मैंने एल ऑफ डी लिखा, लीनियर ऑपरेटर इन डी। अगर इसको लिखता हूँ तो एल ऑफ एल भी लिख सकते
ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है एल ऑफ एम लिखे, हम इसको फाई ऑफ एम भी लिख सकते, ऐसे ही लिख सकते, एम का फंक्शन, एल को किसी वजह से लिखा जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर की वजह से, तो ये फाई ऑफ एम भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखें यही चीज़ मैंने बताई है कि यहाँ पे देखें वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड एज फाई ऑफ एम वाई या फाई ऑफ डी। अभी जो चीज़ बताई है कि ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसके लीनियर डिफरेंशिएशन की, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू जीरो लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, तो राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ये अभी अभी बताया कि थर्ड ऑर्डर हो तो इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, बनाने का तरीका क्या है, इसकी जगह एम क्यूब लेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह पे, सेकंड ऑर्डर की जगह पे एम पावर 2 कर दें, फर्स्ट ऑर्डर की जगह पे 6m कर दें, अगर डेरिवेटिव नहीं है तो वो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, बाहर आप क्या लगा दें डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम इस तरीके से हर इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब जरा इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होती है कि देखिए अभी हमने लिखा फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू 0, ठीक है, और किसको लिखा था, इसको लिखा इसी को, इसकी राइट साइड पे क्या था 0। अगर मैं फर्स्ट को राइट साइड पे ले लेता हूँ 10x, तो अब इसके दो पार्ट बन गए, एक लेफ्ट वाला पार्ट बन गया, एक राइट वाला, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू 10x। हम ऐसे ही लिख सकते, अगर 0 होगा तो 0 आ जाएगा, कोई फंक्शन होगा तो। अब देखिए लेफ्ट साइड तो दोनों की सेम है, जो मैंने अभी भी यहाँ पे बात बताई थी, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के लिए लेफ्ट साइड तो सेम है, अगर राइट साइड पे 0 आ जाता है तो होमोजीनियस, अगर नहीं आता तो नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे देखो फाई ऑफ एम वाई अगर 10x आ गया तो ये नॉन होमोजीनियस है, अगर फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू 0 आ गया तो ये होमोजीनियस, जो होमोजीनियस है ये नॉन होमोजीनियस। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं तो देखें दोनों में लेफ्ट पार्ट एक जैसा आ रहा है, दोनों में लेफ्ट पार्ट एक जैसा आ रहा है, तो लेफ्ट पार्ट से भी सोल्यूशन निकलता है, एक एक सोल्यूशन हमारा लेफ्ट पार्ट से निकलेगा, एक सोल्यूशन हमारा राइट साइड से निकलेगा। यहाँ पे तो नहीं निकलेगा क्योंकि होमोजीनियस है, उसमें राइट साइड तो होती नहीं है, तो उसका वहां से सोल्यूशन नहीं निकलता। यहाँ पे राइट साइड पे भी फंक्शन होता है तो उससे भी सोल्यूशन निकलता है, एक लेफ्ट साइड से सोल्यूशन निकलता है, एक राइट साइड से। होमोजीनियस में राइट साइड नहीं होती तो उसमें नहीं निकलेगा, तो जो लेफ्ट साइड से सोल्यूशन निकलता है उसको हम बाई सी से लिखते हैं, और जो राइट साइड से बनता है वो आपका क्या कहलाता है, बाई पी कहलाता है, वो आगे जाके मैं डिटेल बता। नॉन होमोजीनियस में राइट साइड पे फंक्शन होता है, उससे जो सोल्यूशन निकलेगा उसको हम बाई पी कहते हैं, जो लेफ्ट साइड से निकलता है वो बाई सी कहते हैं, और लेफ्ट साइड का इस दोनों के अंदर एक ही चीज है, तो जो तरीका हम यहाँ पे पढ़ेंगे वही तरीका यहाँ पे यूज होता है। अच्छा, नॉन होमोजीनियस में, अब होमोजीनियस में बाई पी 0 होता है, होमोजीनियस में बाई पी 0 होता है क्योंकि वहाँ पे फंक्शन ही नहीं है। अच्छा, अब जब हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं वो तो हमारा वाई होता है, वो तो वाई सी या वाई पी तो नहीं होता, तो जब वाई निकलेगा नॉन होमोजीनियस के अंदर तो वाई सी भी ले लेंगे और वाई पी ले लेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारा जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन। नॉन होमोजीनियस केस में वाई पी भी बनेगा वाई सी भी बनेगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो हमारा जनरल सोल्यूशन। जब होमोजीनियस करेंगे तो उसमें तो वाई पी 0 हो जाएगा, तो हमारा जो सोल्यूशन निकलेगा वो वाई इक्वल टू वाई सी ही हो जाएगा, यही हमारा सोल्यूशन होमोजीनियस के केस, ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये चीज़ें आपको अभी क्लियर करता है। ये देखिए लिखे हैं, आल्सो वी हैव टू सोल्यूशन, हमारे पास दो सोल्यूशन आते हैं, वन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड वन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। एक हमारा सोल्यूशन बनता है लेफ्ट हैंड साइड से, एक हमारा बनता है राइट हैंड साइड से। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वी हैव टू सोल्यूशन, वन फ्रॉम द होमोजेनियस ही हो गया, वी हैव टू सॉल्यूशंस हियर, वन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड वन फ्रॉम राइट हैंड साइड, जो अभी मैंने बताया। इन केस ऑफ नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस में हमारा राइट साइड से सोल्यूशन निकलता है, जो लेफ्ट साइड से सोल्यूशन निकलेगा उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन। जो लेफ्ट साइड से सोल्यूशन निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, और इसको बाई सी से लिखते हैं, ठीक है। और जो सोल्यूशन निकलेगा राइट हैंड साइड से उसको हम क्या कहते हैं, बाई पी से लिखते हैं। अभी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पे अभी भी मैंने बताया कि ये देखें, ये हमारे पास होमोजीनियस, ये नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में राइट साइड वाला पार्ट भी होता है, तो लेफ्ट साइड से जो सोल्यूशन निकलेगा उसको हम बाई सी कह देंगे, जो राइट साइड से निकलेगा वो हम बाई पी कह देंगे। जो जनरल सोल्यूशन होगा दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करते हैं, तो होमोजीनियस में बाई पी नहीं होता, तो उसमें बाई सी जो होता है वही हमारा बाई होता है। आगे एक्सरसाइज कहेंगे तो चीज़ें क्लियर होगी। तो यहाँ पे मैंने यही कहा कि उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, उसको हम इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री।
अच्छा, होमोजीनियस के केस में y इक्वल टू वाई सी हमारा जनरल सोल्यूशन होता है, और नॉन होमोजीनियस के केस में y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी होता है। ये मैंने थोड़ा सा एक ग्राफ में भी समझा दिया है। लीनियर हाई ऑर्डर डिफरेंशियल, लीनियर हाई ऑर्डर डिफरेंशियल, इसके दो पार्ट बना दिए, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, राइट हैंड वाला फंक्शन जीरो हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड वाला जीरो। नॉन होमोजीनियस में जीरो नहीं होता। लेफ्ट साइड को मैंने कहा था कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फाइव एम वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो ये फाइव एम वाई इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे फाइव एम वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। जब लेफ्ट साइड होगा उससे जो सोल्यूशन निकलेगा उसको हम वाई सी कहते हैं। तो इसकी भी लेफ्ट साइड वही है जो यहाँ पे है, तो इसमें भी वाई सी वही उसी तरीके से निकलेगा। इसमें राइट साइड का सोल्यूशन निकलेगा वाई पी, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो जनरल सोल्यूशन निकलेगा वाई सी प्लस वाई। होमोजीनियस करते हैं तो वाई पी वाला पार्ट यहाँ पे जीरो होता है, तो वाई पी जीरो हो जाएगा। तो जब हम इसे पुट करेंगे वाई पी जीरो होगा, तो जो वाई सी होगा वही हमारा जनरल सोल्यूशन, और जनरल सोल्यूशन को हम वाई सी, ठीक है। अभी तक जितना भी हमने काम किए तो हम इसको वाई से ही लिखते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अच्छा कुछ ऐसे भी कहते हैं टीचर्स कि जो वाई सी है, वाई सी का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ये लिखा हुआ है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ठीक है। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन भी कहते हैं, और इसी को बाद दफा पहचान के लिए शॉर्टकट के तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे कॉन्स्टेंट्स आए, जिसमें हमारे कॉन्स्टेंट्स आते हैं। आपको बताया था ना कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही कॉन्स्टेंट आएंगे, तो वो सारे कॉन्स्टेंट आपके इसलिए। ओके जी, अब थोड़ा सा जरा जल्दी से बाकी चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। ये मैंने आपको सारा सोल्यूशन हो जाएगा बता, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और दूसरे वाले सोल्यूशन। अब नेक्स्ट ये है कि जब हम वाई सी निकालेंगे तो उसकी तो हम एक टेक्निक पढ़ लेंगे। तो जो वाई पी निकालते हैं उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, आपकी बुक में मौजूद है। तो पहली कहलाती है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर या गॉसियन मेथड, दूसरी कहलाती है अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड, अनडिटरमिनेंट नहीं, अनडिटरमिन्ड अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड, इसको हम यूसी मेथड भी कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे। यूसी मेथड के अंदर भी तीन मेथड होते हैं, डेफिनेशन, ऑपरेटर, एनिमेटर, इसके अलावा भी मेथड है, मगर फिलहाल हम एक तो ये वाला पढ़ेंगे, और जो ये यूसी मेथड है उसमें से तीनों में से कोई एक पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा जी। देखिए मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि हमारी अब दो कैटेगरीज होगी। जब अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये दे देंगे, ये जो मैंने एग्जांपल दी थी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, अब हाई ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगी, फर्स्ट ऑर्डर से आगे चले गए। अगर ये भी दी जा सकती है, ये भी दी जा सकती है, ये कौन सी है होमोजीनियस, ये कौन सी है नॉन होमोजीनियस, तो इनकी लेफ्ट पार्ट जो होता है वो सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें राइट पार्ट नहीं होता। तो होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे, इसका जो मेथड होगा वही हम फेस में भी लगा लिया करेंगे। तो फिलहाल हम इसको पढ़ने लगे, होमोजीनियस लीनियर हाई ऑर्डर डिफरेंशियल, और वो केस है जिसमें इसके कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है। अब हम ये पढ़ लेंगे। तो ये देखिएगा कि सपोज सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हाई ऑर्डर एंड लीनियर। अब हमें पता है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, फाइव एम वाई इक्वल टू जीरो होती है। अब फाइव एम वाई अगर इक्वल टू जीरो तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, इसमें से वाई को निकाल के जो फाइव एम इक्वल टू जीरो होता है हम उसको, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल कहूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ट्रिवियल सोल्यूशन भी होता है, एक सोल्यूशन होता है हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन, और एक होता है हमारा नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल के लिए ये जो y के साथ फाइव एम है, इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू जीरो। हल्का सा टच देता हूँ आप लोगों को। देखिए अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया है, ये वाला फाइव बाई ट्रिपल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस सिक्स वाई डैश प्लस फाइव वाई। अभी मैं फिलहाल इसको जीरो लेता हूँ, होमोजीनियस। इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे एम के फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसको हम लिख सकते हैं एम क्यू माइनस टू एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम प्लस फाइव बाई वाई इक्वल टू जीरो। देखिए इसको कैसे लिखा, एम ट्रिपल डैश, सॉरी एम पावर थ्री माइनस टू एम पावर टू प्लस डेरिवेटिव को एम में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके ऑर्डर को पावर में, प्लस सिक्स एम प्लस फाइव बाहर से आ गया बाई। यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है, जिससे डी कन्वर्ट किया, एम क्यू जहाँ से एम क्यू निकला है माइनस टू एम स्क्र प्लस सिक्स एम प्लस फाइव और बाहर से आ गया बाई। इसको हम क्या कहते हैं, फाइव एम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फाइव एम यानी कि एम का फंक्शन, ठीक है। इसको हम ये कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो चीज़ नोटेबल है, ये होमोजीनियस चल रहा है। तो जब ये फाइव एम इक्वल टू
मैं यहाँ से समझा सकता हूँ, एम क्यूब माइनस 2m² प्लस 6m प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये चीज़ मैं ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल बता दूँ। ये हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजीनियस थी, हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया। अब देखिए आपको ये पता है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाइड हो, ठीक है, दो चीज़ें मल्टीप्लाइड हो तो या तो ये जीरो होता है या ये जीरो, ऐसे ही है ना, या ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो यहाँ पे भी तो दो ही चीज़ें आ रही, या ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो या तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, या ये जीरो। 5 मिनट जवाब नहीं कीजिएगा। तो टाइम शॉर्ट है, बाकी चीज़ों को चले मैं बाद में बता दूँगा, सिर्फ इसका तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे ये दो फैक्टर्स बनते हैं हमेशा, आप लोगों ने भी बनाए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होती है जो एम वाली होती है, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये तो थर्ड ऑर्डर है ना, मैं सेकंड ऑर्डर की बात करता हूँ। देखिए फर्स्ट है हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर, तो हम इसको एम की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0 हमेशा लिखा जाएगा। ये तो थर्ड ऑर्डर थी ना, ये सेकंड ऑर्डर से चल रहा है। अब जब ये लिखेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इक्वल टू 0, एम वाले टर्म को हम इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है तो एम की वैल्यूज निकलेगी, एम की क्या वैल्यूज निकलेगी, यहाँ से फिलहाल तो इसकी ये लिखते हैं 3 और -2 बन, इसकी वैल्यूज क्या बनती है 3 और -2। फर्स्ट करना एक और क्वेश्चन देखते हैं, वाई डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। इसको जब हम सोल्यूशन में फॉर्म बनाते हैं m1, तो वो ये बन, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है m वाली फॉर्म को क्वाड्रेटिक में था, तो वो ये बन, और जब इसकी वैल्यूज निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टराइजेशन से, तो ये बन जाएगा 2 और 2 बन, क्योंकि ये बन जाएगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा m इक्वल टू 2m2। याद ये ठीक है, जितनी पावर होती है इतनी दो वैल्यू, वो इतनी वैल्यूज आनी चाहिए। ये पावर 2 है, तो आप अगर यहाँ पे इस तक कहते हो, ये जब काम करते हैं कि m माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो फिर आप लीजिए तो m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2, तो ये गलत है, क्योंकि इसकी पावर 2 का मतलब है कि m की पावर 2 है, तो m की दो वैल्यूज है, तो आप लोग एक लिखते हैं तो ये गलत है। तो दूसरी वैल्यू भी इसके अंदर यही होती है, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m माइनस 2 इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 0, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एक दफ़ा ये 0 होता है और एक दफ़ा ये 0 होता है, तो फिर दो टू वैल्यूज में, अब दोनों एक। अच्छा अब देखिए तीन केस बनते हैं क्वाड्रेटिक में, अगर हो तो तीन केस, कि m की जो वैल्यूज निकले वो दोनों सेम आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो वैल्यूज निकले वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए, और सॉरी यहाँ पे एक केस ये हो सकता है कि दोनों डिफरेंट आ जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों क्या आ जाए, सेम है। एक ये भी हो सकता है, ये भी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, जब है 9y तक। अब इसका क्या बनता है, एम स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू 0, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती है, इक्वल टू 0। अब जब वैल्यूज निकालोगे आपसे, तो यहाँ से दो वैल्यूज बनेगी आयोटा के, ये यहाँ से बनेगा एम स्क्वायर इक्वल टू -9, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड पे, तो प्लस माइनस माइनस की वजह से आयोटा लगेगा और इसका 3, तो ये दो वैल्यूज आती हैं, यानी कि 0 प्लस 3 आयोटा और 0 माइनस 3 आयोटा, तो ये कम्प्लेक्स वैल्यू। तो तीन केस बनते हैं, डिफरेंट, सेम और कम्प्लेक्स। तो जब डिफरेंट होगी तो देखें ये होमोजीनियस है, ये आपके पास क्या होमोजीनियस, तो होमोजीनियस में लेफ्ट वाली साइड से मैंने क्या कहा था, कौन सा सोल्यूशन निकलेगा, बाई सी निकलेगा। तो बाई सी बनाने का तरीका क्या, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं डायरेक्ट प्रोसीजर का, ये एक्सरसाइज आपकी होगी 4.3, ये आपकी एक्सरसाइज है 4.3, इसको आपने सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस करना कि अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर जो भी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो m वाली चीज़ होगी उसको इक्वल टू 0 ले लेना है, y को छोड़ m वाली चीज़ को इक्वल टू 0 लेना है, m की वैल्यूज निकाल, m की वैल्यूज क्या आ गई डिफरेंट। अब इनको लिखने का तरीका, तो वाई सी जब लिखेंगे, वाई सी, क्योंकि इसमें वाई सी लेफ्ट साइड से सोल्यूशन जो निकलता है वो वाई सी, उसको लिखने का तरीका ये होगा,
क्योंकि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की, तो कितने कांस्टेंट आएंगे, 2 कांस्टेंट आएंगे। इसको लिखने का तरीका ये है कि पहला कांस्टेंट लिखें, पहला कांस्टेंट लिखें, ई लिखें, पहला कांस्टेंट ई, और जो एम की वैल्यूज लिखनी है पहली वाली वो यहाँ पे पुट करके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स लिखें। अगर डिफरेंट वैल्यूज लिखनी है तो तरीका क्या वाई सी लिखने का, पहला कांस्टेंट ई की पावर में पहली वैल्यू और साथ इंडिपेंडेंट वैल्यू, क्योंकि अगर एक्स नहीं लगाएंगे तो ये भी कांस्टेंट बन जाएगा। फिर अगर दूसरी वैल्यू दी है तो प्लस लगाएं, दूसरा कांस्टेंट लगाएं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है ना, 2 कांस्टेंट बने हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। फिर ये लगाएं, दूसरी वैल्यू लगाएं और साथ में लगाएं, ये इसका सोल्यूशन। ठीक है, वाई सी निकालने का ठीक। और चूंकि होमोजीनियस में y इक्वल टू जनरल सोल्यूशन निकालना है ना हमें, तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू वाई सी होता है। तो वाई सी आप ये वाला यूज कर लेंगे तो वाई आपका आपका आंसर वाई में निकलना है। ये तो हमने टेक्निक पढ़ी है, इससे वाई सी निकालनी। ठीक होगी चीज। इस तरीके से अगर सेम आ जाए तो जो एम यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे है, तो इसका जब वाई सी बनाते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहला कांस्टेंट लगाया, ई की पावर पहली वैल्यू ली, साथ एक्स लगा, फिर दूसरा कांस्टेंट लिया, फिर ई लगाया, फिर दूसरी वैल्यू ली, साथ क्या लगा दिया, एक्स लगा। मगर मसला अब एक आएगा, यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज क्या डिफरेंट है, ई की पावर 3x, ई की पावर -3, दोनों क्या डिफरेंट है। मगर यहाँ पे क्या हो गया, दोनों सेम हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों सेम हो गए। अब इसके लिए हम तरीका कार्य करते हैं कि अगर सेम आ जाए जो टर्म एक जैसे, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमें पता ही नहीं है, ये दोनों टर्म एक जैसी है तो हम तो इनको ऐड कर सकते हैं, वो तो एक टर्म बन जाएगी, एक टर्म बनेगी तो एक कांस्टेंट बन जाएगा, वो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, अभी टाइम शॉर्ट है। तो यहाँ पे ये देखें ये चीज़ है, इसमें तरीका ये करना है कि पहले वाले को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, दूसरे वाले को x से मल्टीप्लाई। असल में हम ये मल्टीप्लाई जिससे करते हैं, पहले टर्म को x की 0 से, दूसरी टर्म को x1 से, तीसरी टर्म को इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो x की पावर 0 1 होती है, तो जो टर्म सेम आ जाए, कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल टर्म सेम आ जाए, तो इसमें पहले के साथ क्या लगाए, 1 लगा दें, 1 से लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वाले के साथ पहले वाले को x की पावर 0, दूसरे वाले को x की पावर 1, तीसरे वाले को x की पावर 2। ठीक है ना। अगर फर्स्ट करेंगे आपके पास m की वैल्यूज आपको 3 आ जाती है, तो बाई सी क्या बना था, C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस C3 e की पावर 3, 3 कांस्टेंट थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सारी टर्म्स एक जैसी होगी, तो फिर ये तरतीब चलानी है, पहले के साथ 1, दूसरे के साथ x, तीसरे के साथ x, इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा एक बात है, अगर थ्योरी में चले जाते हैं कि ये आपके पास है कि अगर क्वाड्रेटिक हो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है, फाई ऑफ एम बाई इक्वल टू 0 होमोजीनियस है। तो लेक्चर अगर खत्म हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा 5 मिनट के लिए।